था जिसमें हो सकता है आपको मैंने बता दिया कि क्या क्या होना है क्या क्या नहीं होना। बट आज हम प्रॉपर जो क्लास है उसकी आगाज करते हैं। ये आपका तकरीबन ऑलमोस्ट ही कुछ अ, अ, जो लेक्चर्स होंगे, 10 से 12 लेक्चर आपके इंग्लिश एसे पे होंगे। इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाओगे कि आप लिख सकोगे एसे को। ठीक है। सो लेक्चर नंबर 1 है आपके ऐसे राइटिंग का। लेट अस स्टार्ट विद द वेरी वेरी फर्स्ट लेक्चर। तो सबसे पहले तो आपको ये लेक्चर नंबर 1 जो है ना, इसमें मैं थोड़े से बेसिक कंसेप्ट समझा दूंगा और उसके बाद हम आगे चलेंगे, बाकी चीजें समझ लेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले आप ये देख लें कि लेक्चर नंबर 1 पे कैंडिडेट अक्सर कहा करते हैं कि देर इज नो सिलेबस फॉर द एसे। सो अगर आप जाएंगे किसी भी एग्जाम में, तो आपसे ऐसे रेटिंग के क्राइटेरिया पे चंद चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, उनको वो लिख कर दे देता है। तो आज उन चीजों पे हम बात करेंगे और इनको हम इंशाल्लाह डिटेल समझेंगे। अगर आप एफपीएससी के सिलेबस पे जाएं तो वहां पे इंग्लिश ऐसे के पेपर में लिखा होता है कि कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिफ्लेक्ट comprehensive research based knowledge on a selected topic। सबसे पहले तो आप इस चीज को देखें कि एफपीएससी हमसे क्या चाह रहा है और बाकी जो एग्जाम है वो हमसे क्या चाहेंगे। सबसे पहले आप इन 3 बातों को नोट कर लें, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। सबसे पहले कहता है कि एक्सपेक्टेड टू रिफ्लेक्ट कंप्रहेंसिव। तो आप अपने जहन में ये रख लें कि ऐसे इज नॉट ओनली वन पैराग्राफ, it should be comprehensive, so means that more than 2 3 and 4 पैराग्राफ। सो कम से कम आपकी ऐसे होनी चाहिए वो कंप्रहेंसिव। अगर आप बीपीएससी के लेवल पे लिख लें, वो कितने की होनी चाहिए जी? वो कम से कम आपके 5 पैराग्राफ पे हो। दूसरा कह रहा है कि रिसर्च बेस्ड नॉलेज जो इसमें क्या कह रहा है जी? रिसर्च रिसर्च बेस्ड नॉलेज। क्या मतलब है जी? एक ऐसा नॉलेज जो ऑलरेडी किसी बुक में छपा हुआ है, अगर आप उसको लिख लोगे दैट शुड बी कॉपी पेस्ट। तो आप क्या करोगे इस पे? तो आपको जो भी टॉपिक है आप उस पे रिसर्च करोगे, अपने जो है ना नॉलेज डेवलप करोगे उस पे। ठीक है। अपनी नॉलेज डेवलप करोगे, रिसर्च बेस्ड नॉलेज होनी चाहिए इसमें, ऐसी नॉलेज नहीं होनी चाहिए। और क्या है जी? कहता है कि ऑन अ सिलेक्टेड टॉपिक, आपको एक टॉपिक सेलेक्ट करना होता है। वो उसमें ये नहीं लिखना लिखा होता है कि आपने एक लिखा है, बट समटाइम दे सजेस्ट एक टॉपिक। एफपीएससी में आपको या जो भी एग्जाम है तो एक टॉपिक लिखना होता है, लेकिन उसके सिलेबस में ये नहीं लिखा होता है कि आपने सिर्फ एक लिखना है। इसका मतलब है कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको दो ऐसे का बता दे। क्योंकि अगर आप जो है ना बाकी एग्जाम में देखें, हमारे इसके अलावा फेडरल पुलिस एसोसिएशन के अलावा बीपीएससी के अलावा बाकी जो होते हैं, कभी कभी दो टॉपिक भी आ जाते हैं। जो आपकी यूपीएससी है, आपकी इंडिया की, और बाकी जो है ना, तो ये चीजें आप याद रखें कि आपने अपने थिंक जो है ना वो आपको डेवलप करना है आपने खुद की, कि मैं क्या करूं। दूसरा कहता है कि जो है ना आपने क्या करना है जी, ऐसे के अंदर आर्टिकुलेशन होनी चाहिए। अभी ये क्या है इसको मैं आगे बता दूंगा आपको। कहता है आपके एक्सप्रेशन भी होनी चाहिए। अभी एक्सप्रेशन कैसे बिल्ड करना है हम आगे सीखना है। कहता है टेक्निकल ट्रीटमेंट आपकी होनी चाहिए। क्या जी जी? टेक्निकल ट्रीटमेंट। और क्या कहता है जी? कि स्टाइल ऑफ इंग्लिश ऐसे राइटिंग, आपके इंग्लिश ऐसे राइटिंग की स्टाइल भी होनी चाहिए, तभी आप किसी ऐसे को पास कर सकते हो, अदरवाइज आपको ऐसे में वो फेल कर देगा। इन तमाम चीजों को अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम पढ़ेंगे और इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी किसी टॉपिक पे लिखना आपको आ जाएगा और आप टॉपिक पे लिखना शुरू कर दोगे। ठीक है। सो हम आगे चलते हैं जी। अपना पहला मोस्ट जो है ना क्या कहते हैं इसको, आस्क्ड क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन लोग पूछते हैं आकर कि क्या ये चीज पॉसिबल है, ये चीज पॉसिबल है, ये चीज पॉसिबल है, ये चीज पॉसिबल है या नहीं है। तो उन चीजों को जो मिथ्स हैं ऐसे के बारे में, उनको पहले हम क्लियर करते चलेंगे कि मोस्ट कॉमन आस्क क्वेश्चन, मोस्ट आस्क क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन पूछते हैं कैंडिडेट आपके जहन में भी है। सबसे पहले जो भी बंदा आकर तैयारी करना स्टार्ट कर लेगा वो कहता है क्या ऐसे लिखना पॉसिबल है, या पास होना पॉसिबल है, या इम्पॉसिबल है। सबसे पहले वो ये सोचता है। तो ये इम्पॉसिबल वाला लफ्ज आप अपने जहन से निकाल दें।
आप इस बात को लेकर चले कि यस इज पॉसिबल। कैसे जी? स्टूडेंट अक्सर ये सोचते हैं कि भाई मैंने अगर 3,500 वर्ड्स तक जाना है या मुझे 400 वर्ड्स मुझसे पूछे जाते हैं तो ये मैं नहीं लिख सकता, ये पॉसिबल है मेरे लिए। क्यों इम्पॉसिबल है? उसके चंद चीजें हैं। और पॉसिबल क्यों है उसकी चंद वजूहत मैं आपको बताता चलूंगा, बता दूंगा। और इन्हीं वजूहत के मुताबिक आप जो है ना इनको करना सीख लोगे। तो आप अपने जहन में ये रख लें कि भाई ये एक्चुअली इम्पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है जी? हम इसको डिवाइड करते हैं तब इम्पॉसिबल बना लेते हैं। अगर 3,500 की बात कर रहे हैं, 400 की बात कर रहे हैं, चलो पहले 400 को ले लेते हैं। मैं पॉसिबल बनाता हूँ इसको, ठीक है जी बेटा। आपको पता है कि ऐसे आगे मैं पढ़ाऊंगा कि आपको मैं ऐसे का इंट्रोडक्शन लिखवाना सिखा दूंगा। दूसरी बात यह है कि मैं आपको बॉडी लिखवाना सिखा दूंगा कि हाउ टू राइट दी बॉडी। फिर मैं आपको एक चीज पैराग्राफ भी लिखना सिखा दूंगा। तीसरी मैं आ जाऊंगा कंक्लूजन पे। कंक्लूजन पे भी लिखाना, आपको कंक्लूजन लिखाना सिखाऊंगा। यहाँ पे है 400 वर्ड्स। 1 2 3 4, मैंने कहा मोर देन 4, 5 पैराग्राफ। तो आप कैसे 400 को कवर कर सकते हो? कवर तो जी मैं दे रहा हूँ इसको 80। इंट्रोडक्शन को मैं ज्यादा कर रहा हूँ, 80 दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 80। कितने हो गए जी? 80 और 80, ये हो गए 160। 400 से 160 निकालो, कितना बचेगा जी? मैं दे देता हूँ इस पैराग्राफ को 50 मार्क्स। इसको भी मैं देता हूँ, सॉरी 50 वर्ड्स का दूंगा एक पैराग्राफ। इसको भी दूंगा 50 वर्ड्स, और इसको भी दूंगा 50 वर्ड्स। ये मेरी फॉर्मेट है ऐसे की। तो 150 ये हो रहे हैं जी। तो ये कितने हो रहे हैं जी? ऑलमोस्ट 150, 160, 150, 300, ये रहे 310। मैंने कम करके बता दिया। मैं कहता हूँ कि इसका मैं लिख लूंगा 100 वर्ड्स का। इसको भी मैं लिख लूंगा 100 वर्ड्स का। इसको मैं लिख रहा हूँ 100 वर्ड्स का। ठीक है। तो एक 300 ये हो गए और 160 ये हो गए। तो 400 से ज्यादा हुए नहीं हुए? हो गए जी। सो इसका मतलब है कि इम्पॉसिबल का वर्ड हम अपने जहन में से खत्म कर लेंगे। क्यों जी? हम पॉसिबल की तरफ आ जाएंगे कि वी कैन डू, हम कर सकते हैं। पहली बात यह कि इम्पॉसिबल को हमने खत्म कर दिया, पॉसिबल वाला लफ्ज हमने लाया यहाँ पे कि वी कैन डू। हम ऐसे को लिख सकते हैं, हर हाल में लिखेंगे। ये हर हाल में हम इसको मुमकिन करेंगे। ये पहली बात ये है। दूसरी बात, लोग अक्सर ये कहते हैं कि भाई ऐसे की कोई सिलेबस नहीं है, तो इसी वजह से हमसे ऐसे नहीं होता। मुझे ऐसे की सिलेबस वाकई नहीं है, लेकिन ऐसे की एरियाज हैं। एरियाज कैसे एरियाज हैं जी? मैं यहाँ पे आपको कुछ बोल्ड एरिया बता दूंगा, उनके थीम पे हम ऐसे लिखना स्टार्ट कर देंगे। उन थीम्स को हम डिफरेंट तैयार करेंगे, हमारे ऐसे तैयार हो गया जी। कैसे जी? सपोज एक एरिया है जी एजुकेशन। एजुकेशन पे आपने ऐसे तैयार करना है, एडी में लिख रहा हूँ जी, एडीयू। दूसरा हो गया पावर्टी। हम सोशल जो इश्यूज हैं, पावर्टी है, ये हो गया। तीसरा एरिया होगा जी और सोशल इश्यूज में से करप्शन। ये करप्शन पे आप ऐसे तैयार कर लोगे। चौथा एरिया हो गया जी सोशल इश्यूज में से आपका पॉपुलेशन। पॉपुलेशन पे आप एरिया तैयार करोगे। चौथा आपका जो एरिया हो गया वो है गवर्नेंस। गुड या बैड, ये दोनों पे तैयार कर लोगे। पांचवा एरिया जो आपका हो गया वो हो गया क्लाइमेट चेंज। आप क्लाइमेट चेंज पे भी दो तीन ऐसे तैयार करोगे, डिफरेंट एस्पेक्ट से ऐसे तैयार करने होते क्लाइमेट चेंज। ये एक एरिया हो गया। पांचवा एरिया आपका जो है ना आईटी हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये इस पे भी आप तैयार करोगे। छठा एरिया, अच्छा जी गवर्नमेंट में एक और चीज में बता लेता हूँ, ठीक है जी। गुड गवर्नेंस है, बैड गवर्नेंस है, क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस है, डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है, वट एवर यहाँ पे डेमोक्रेसी भी आ जाता है, ठीक है। डेमोक्रेसी भी आ जाता है। ये एरिया हो गया जी। तो एजुकेशन भी कवर हो गया जी, पॉवर्टी भी हो गया, गुड गवर्नेंस भी हो गया, पॉपुलेशन हो गया हमारे पास। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज हो गया। क्लाइमेट चेंज के अलावा आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस दफा आया था, मैंने जिस ऐसे को अटेम्प्ट किया था उसका था क्या जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आजकल आ रहा है। सो इस पे भी हम ऐसे लिख लेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ऐसे कैसे होगा। इस चीज को भी हम तैयार करेंगे वेरी सुन इंशाल्लाह, ठीक है। और जो तैयार चीजें वो मैं शेयर भी कर दूंगा, आप इंशाल्लाह जल्दी से इनको कर सकते हो, कर सकोगे इंशाल्लाह।
सो इसका मतलब है, अच्छा एक और एरिया में लाता हूँ जी, क्या है जी, मैं ये करता हूँ कि प्रोवर्ब्स हो गए, प्रोवर्बियल ऐसे होगा, उनको मैं आपको बता दूंगा, आप खुद ही उनको वो कर सकते हैं, बट ज्यादातर प्रोवर्बियल ऐसे ना करें तो बेहतर है। जो ऐसे मैं बता रहा हूँ इन एरिया पे हम तैयार कर लेंगे तो ये एरिया हमारा होगा, ठीक है। दिस इज कि आपको ये सिलेबस का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप एरियाज को तैयार करोगे तो आपका ऐसा खुद तैयार होगा, ठीक है। पिछले दफा भी स्पेशल में जो एग्जाम हम देकर आए हैं, सो इसमें भी यही कैसा हुआ था कि हमें पता था, हमने एरिया तैयार किया था एग्जैक्ट, मुझे पता था कि इंटेलिजेंस पे आ जाएगा, हाँ सोशल में जैसे वुमेन पे आ जाएगा, बहुत सारे ऐसी चीजें थे इन पे। ये तो इस दफा के हिस्से में चार ऐसे आए हुए थे जो मुझे ऑलरेडी पता था कि ये आ जाएंगे। सो इसका मतलब है कि हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द एग्जाम। सो एग्जाम के लिए आपने एरिया तैयार करना है, ठीक है, ऐसे तैयार नहीं करना, ठीक है। एरिया तैयार करोगे, सो थीम्स आप तैयार करोगे, बाकी चीजें आपको डायरेक्टली हो जाएंगी। सो ये था हमारा दूसरा चीज के हमने बता दिया कि इससे पॉसिबल इम्पॉसिबल नहीं है, सिलेबस नहीं है, बट एरियाज हैं, बोर्ड एरियाज, इसको हम तैयार करेंगे, बोर्ड एरियाज हैं, इनको तैयार करेंगे। तीसरी बात है जी एक्सप्रेशन। कहते कि एक्सप्रेशन कैसे होना चाहिए, हमारे पास तो एक्सप्रेशन ही नहीं है, हम एक्सप्रेशन कैसे लिखें, हम नहीं लिख सकते, हमारे पास एक्सप्रेशन नहीं है। कैसे एक्सप्रेशन नहीं है? बहुत जबरदस्त अगर आपने एक्सप्रेशन करना है ना, तो लोग अक्सर ये समझते हैं कि एक्सप्रेशन आ जाएगा ग्रामर से। हमारा तो ग्रामर ही ठीक नहीं है, हम कैसे ऐसे लिख सकते हैं? नहीं जी, ये ऐसे है कि ये ग्रामर की कोई बात नहीं है। एक्सप्रेशन के लिए आपने क्या करना है जी, आपने अपनी राइटिंग जो स्किल है ना वो बनाने हैं। कैसे बनाने? एक बंदा कहता है कि सपोज मैं अक्सर एक एग्जाम वो करती है, देख दो, जैसे कल मैंने एक पहले भी समझाया था, कल रात एक लड़की लड़की मारी गई गई, ये अक्सर मैं दे देता हूँ। तो वो करते हैं कि यस्टरडे अ गर्ल वाज किल्ड, नहीं तो आप बच्चों की तरह सेंटेंस नहीं लिखोगे, आप पंचुएशन सीख लोगे, आप इडियम सीख लोगे, इडियम्स, और आप जो है ना फ्रेज सीख लोगे जी, फ्रेज फ्रेज सीख लोगे, ठीक है। आप फ्रेजल वर्ब सीख लोगे जी, फ्रेजल वर्ब, सॉरी फ्रेज थोड़ा सा, मैं जरा उसको, फ्रेजल वर्ब सीख लोगे, फ्रेजल वर्ब्स आप सीख लोगे, तो मींस दैट आपका बहुत सारा किस्सा जो है ना वो सही होगा जी। कैसे सही होगा? क्योंकि एक्सप्रेशन इन चीजों से बनता है। आपकी ग्रामर थोड़ी सी ठीक है, आपने इडियम सीख लिए, आपने फ्रेज सीख लिए, फ्रेजल वर्ब सीख लिए, आपने पेरा वर्ड्स भी सीख लिए, आपने इसको आकर अपनी एक्सप्रेशन बना लिया जी, ठीक है। आपने क्या बना लिया जी? एक्सप्रेशन अपनी राइट कर दी आपने। कैसे कर ली ये मैं आपको कल के क्लास में एक्सप्रेशन बिल्ड करना सिखाऊंगा, कि कैसे आप जो है ना किसी सेंटेंस को एक बच्चों की तरह नहीं, एक उनकी तरह लिखना सीख लोगे। तो मैं ये बता दूंगा टोटली आपको, ठीक है। चलें, एक्सप्रेशन भी हम अपना बना लेंगे, क्योंकि जो एरिया मैं बता रहा हूँ, जो बोल्ड एरिया है वो मैं बता दूंगा आपने, आपने उधरी से अपना एक्सप्रेशन जो है ना वो सेट करना है, ठीक है। कि आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर और आपके लिखने का तरीका दूसरों से अलग हो, ठीक है। एक बंदा आम वर्ड यूज करता है, एक बंदा जो है ना फिर क्या करता है जी, फ्रेजल वर्ब यूज करता है, एक बंदा इडियम यूज करता है। तो मीन्स दैट आपकी जो लिखने का अमल है वो दूसरों से बेहतर होगा। सो मीन दैट टू बिल्ड योर एक्सप्रेशन, आप अपने अपनी एक्सप्रेशन जो है ना वो बनाने हैं, हर हाल में बनाने हैं, वो मैं सिखा दूंगा आपको, कोई मसला नहीं इसमें, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद लोग कहते हैं कि यार ऐसे लिखना मेरे लिए इसलिए इसलिए मुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल है। क्यों जी? इसलिए मुमकिन नहीं है कि मेरे पास वोकैबलरी नहीं है। वोकैबलरी दो टाइप के होते हैं जी, एक होता है एक्टिव वोकैबलरी, और एक होता है जी आपके डेड वोकैबलरी। तो आप वोकैबलरी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप सीख ले, बट कैसे सीख लोगे जी? कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, और आपके जो क्या नाम है,
पैराग्राफ के थ्रू आप किसी चीज को पढ़ के उसके मीनिंग अगर जान लोगे तब वो बेहतर होगा, ठीक है। सो मीन आपकी वोकेबलरी, वो कहते हैं कि मैं वोकेबलरी नहीं है कि वोकेबलरी पे टफ होना चाहिए या नॉर्मल होना चाहिए, वोकेबलरी आपकी नॉर्मल होना चाहिए, टफ वोकेबलरी कभी भी यूज ना करें, ठीक है। क्यों जी? क्योंकि जो ना उसने आपके ऐसे को समझना है, आपको मार्क्स देने हैं, उसने सामने अपनी डिक्शनरी रख के आपके ऐसे को चेक नहीं करना, उसने डिक्शनरी रख के ऐसे को चेक नहीं करना। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि आपकी ऐसे की जो लैंग्वेज हो वो बिल्कुल नॉर्मल हो, बिल्कुल नॉर्मल हो, कभी भी टफ ना हो। आप ये बात अपने जहन में रख लें कि टफ लिख के मैं जाऊंगा तो मैं खुद को फेल कराऊंगा, ठीक है। अगर मैं क्या नाम है इसका, इजी वोकेबलरी यूज करूंगा तो पास होने की तरफ जा सकता हूँ। सबसे पहली बात तो आप याद रखें। सेकंड बात है जी कि लोग फिर इस बात को ये सोचते हैं कि हमारी ग्रामर ही सेट नहीं है, हम तो कोई वो ही नहीं लिख सकते, क्या नाम है इसका, सेंटेंस ही नहीं लिख सकते, तुम ऐसे क्या लिखेंगे। नहीं, आपको सिर्फ जो है ना बेसिक नॉलेज ग्रामर की होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज से क्या मतलब है जी? आप क्या कहने का मतलब इसका क्या है जी? आपके बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ग्रामर का कि मैंने सेंटेंस कैसे लिखना है जी, और सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस मैं सिखा दूंगा आपको। टेंसेस आपने सीखने हैं, एक्टिव पैसिव सीखने हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखने हैं, कंडीशन सेंटेंस सीखने हैं, क्लासेस फ्रेज ऊपर भी मैंने बता दिया था, बेसिक स्ट्रक्चर एंड, हाँ ठीक है जी, पंचुएशन मार्क्स जो है ना, यहाँ पे पंचुएशन मैंने नहीं लिखा, पंचुएशन मार्क्स ये आपने सीखने हैं, बस ग्रामर इतना तो आया, ठीक है। अभी देखिए एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पिछले क्लास को मैंने समझा दिया था, अभी तो आप लोग का क्लास है, कि वो क्रिकेट खेला करता था, ठीक है। अभी ये किसी टेंस में नहीं आता, तो इसके लिए हमने बेसिक जो कुछ स्ट्रक्चर्स हैं ग्रामर के वो सीखने हैं जी। क्या होगा जी? बेसिक स्ट्रक्चर हमने सीखने हैं। कैसे जी? जैसे ही यूज टू प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेला करता था, ये किसी भी टेंस में नहीं आता। सो टू ब्यूटीफाई, आप अपने ग्रामर को ब्यूटीफाई करने के लिए, अपने स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आपने ये चीज यूज करना है, ठीक है। आपने ये चीज यूज करने है कि आपने क्या सीखना है जी? बेसिक जो कुछ स्ट्रक्चर हैं, जैसे हैड टू, हैव टू, हैड बटर, और क्या चीज है जी, मस्ट हैव, कुछ व्हाट कम में, वट एवर जो भी सेंटेंस है, सॉरी स्ट्रक्चर्स है बेसिक, आप ग्रामर के लिहाज से ये सीख लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा कि ये आपकी आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं किसी न किसी तरीके से। आपके लिए जो आपकी सेंटेंस है लिखने का तरीका जो होगा, या वो जो होगा दूसरों से बेहतर होगा, दूसरों से जुदा होगा, दूसरों से मुख्तलिफ होगा, वो कभी भी आ, उनकी तरह नहीं होगा जो दूसरे बच्चे। सो डेफिनेटली जिस बच्चे का ग्रामर या लिखने का तरीका या एक्सप्रेशन दूसरे से बेहतर होंगे और नॉलेज भी अच्छा होगा, तो वही बच्चा पास होगा। ये रहा हमारा पांचवा किस्सा, ठीक है। अच्छा, अभी हम आ जाएंगे लेंथ ऑफ ऐसे, नंबर 6, लेंथ ऑफ ऐसे पे आ जाते हैं। यार ये लेंथ ऑफ ऐसे बड़ा लेंथी होता है, इसको करना हमारे लिए नामुमकिन है। तो लेंथ ऑफ ऐसे आपको दो तरीके दिए देते हैं ऐसे में, एक है लिमिटेड ऐसे, ठीक है, एक है अनलिमिटेड ऐसे। अच्छा, ये लिमिटेड और अनलिमिटेड में क्या फर्क होता है जी? इसमें ये फर्क होता है कि ऐसे आपको बॉन्ड भी कभी कभी कर सकता है। कैसे बॉन्ड करेगा जी? अभी आप जिस भी पेपर में जाओगे ना, आपको कहेगा कि 400 वर्ड्स, ये भी बॉन्ड है, आप एक्सीड नहीं करोगे, या तो इसे कम करोगे या इसके ऊपर करोगे। एक आ जाता है कि राइट एन ऐसे ओनली, ही जो है अनलिमिटेड ऐसे, वट एवर योर नॉलेज आप लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन इसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। सो लेंथ ऑफ ऐसे से मुराद जी, आपको अगर 400 वर्ड का ऐसे लिखना है तो आप बॉन्ड हो कि आप 400 वर्ड पे, सॉरी ये 4000 लिख दिए, 400 पे आ जाओ।
अगर आपको कहा कि 500 वर्ड का लिख लें, सो आप इससे क्रॉस नहीं करोगे, या इससे लिखोगे या इससे कम लिखोगे। सो एक्स्ट्रा राइटिंग जो है ना आपने यहाँ पे नहीं करना। सो कैसे नहीं करना जी, कुछ ऐसे है कि क्योंकि इनकी लेंथ बताई जाती है ना भी 400 वर्ड्स का, आप ज्यादा से ज्यादा 5 पैराग्राफ लिखोगे, 6 पैराग्राफ लिखोगे, ठीक है। अनलिमिटेड ऐसे जो होगा उसमें आप 10 पैराग्राफ लिखोगे, 20 पैराग्राफ लिखोगे, 30 पैराग्राफ लिखोगे, मसला नहीं है। लेकिन अगर 400 वर्ड पे आप आकर 30 पैराग्राफ लिखोगे, सो रिजल्ट क्या होगा जी, जीरो होगा। न तो वो चेक करेगा, न तो आपको मार्क्स देगा, ठीक है। सो ये बात आप अपने जहन में रखें कि लेंथ ऑफ ऐसे इज मस्ट, ठीक है, ये मस्ट है, इस चीज को आप समझें। अच्छा जी, इसके अलावा हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है मटेरियल ऑफ ऐसे, के मटेरियल ऑफ ऐसे कहाँ से लाना है, हाउ टू कलेक्ट द मटेरियल ऑफ ऐसे। ये भी बड़ी रुझान वाली बात है कि लोग कहते हैं कि जो है ना हमने ऐसे की लिए मटेरियल कहाँ से लाना है, कैसे करेंगे, कहाँ से लाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। जी मटेरियल रीडिंग सोर्स से आता है, रीडिंग, ठीक है, रीडिंग। जितना भी आप रीडिंग कर लोगे उतनी आपके पास मटेरियल आ जाएगी। कैसे, ऊपर मैंने चंद एरियाज दे दिए थे आपको। जैसे मैंने कहा कि एरिया सोशल, जो प्रॉब्लम्स हैं, सोशल प्रॉब्लम्स, ठीक है। अभी इसमें हम पहले रहते हैं जी पॉवर्टी को। ये एक सोशल प्रॉब्लम है, पॉवर्टी, ये सोशल प्रॉब्लम है। अभी आप ऐसे के मटेरियल तो तभी आपके पास आ सकता है कि जब आप पढ़ लोगे, रीडिंग कर लोगे। अगर आपके पास रीडिंग की सोर्स नहीं है तो इसमें आप बुक पढ़ लें पॉवर्टी पे। अगर आप बुक्स आपके पास नहीं है तो आप न्यूज़पेपर पढ़ लें जी। न्यूज़पेपर कौन सी है जी, डेली टाइम्स है, और कौन सी है जी, आपकी ट्रिब्यून है। डॉन भी पढ़ा करें बट वो सख्त है, ठीक है। डेली टाइम्स है, ट्रिब्यून है। इसके अलावा आप जब ये क्या नाम है, HSM मैगजीन जो है, इसको पढ़ लें। सम टाइम आप जहांगीर वर्ल्ड टाइम की मैगजीन, उसमें भी आते हैं, उनको पढ़ लें। अगर आप उसको नहीं पढ़ सकते हैं तो आप लिखें जी पावर्टी PDF। आप जो है ना किसी की सर्च या किसी की जो बातें लिखे हुए हैं ऑलरेडी, आप कोई सर्च पेपर निकालें, आप इसको पढ़ लें। अगर आप इसको पढ़ लोगे तो आपके पास नॉलेज आ जाएगा। जब आपके पास नॉलेज आ जाएगा, उसी नॉलेज को आप ले लें, वही तो आपके ऐसे ऐसे के मटेरियल होगा, ठीक है। द इकोनॉमिस्ट एक मैगजीन है जो ऑनलाइन मिल लेता है, आप इसको पढ़ लें जी। द इकोनॉमिस्ट, मैं जरा यहाँ पे चेक करके दे देता हूँ आपको, जस्ट वेट, यहाँ पे मैं बता देता हूँ जी। ये रहा HSM मैगजीन, ये रहा। इसके बड़े अच्छे मैगजीन आते हैं जी, इसमें बड़े बड़े इसके वो होते हैं टॉपिक। ये डाउनलोड भी हो सकता है। सपोज हम HSM की इस मैगजीन को डाउनलोड कर लेते हैं। ये रहा इसका मैगजीन। ये किसका है जी, कौन सा, 2023, हाँ ठीक है। कोई सा भी एक डाउनलोड करके जरा हम इसको पढ़ लेते हैं पहले। डाउनलोड की केयर, चलो ये इतने डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। मैं इसको मिटा दूं, सॉरी। ये जी इसका फ्रंट पेज हो गया चश्म वालों का, ठीक है। मैगजीन है इसकी, देखते हैं ये क्या हमें बताएगा, क्या देगा, क्या टॉपिक है इस पे। हाँ ये देखें जी, हाँ ये देखें, ये मैंने ग्लोबल वार्मिंग का कहा था, तो ये ग्लोबल फॉरेस्ट पे है, ठीक है। ये आपके सोशल जो इश्यू है, इकोनॉमी भी है, तो ये आपके फेडरल बजट है, ठीक है। ये एक वेदरिंग इफेक्ट है, ठीक है। तो ये पाकिस्तान पे क्या इसके इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। ये भी एक बड़ी अच्छी वो है। सो उसके बाद आपको बहुत सारी चीजें इसके अंदर मिल जाएंगे ये, ठीक है जी। आपको ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम है कि इसमें ना क्या चीज है। सो आई मीन दैट टॉपिक पे ये 37 पाकिस्तान चले, इसको आप पढ़ लें।
नीचे और टॉपिक देखेंगे कि कौन सा कोई टॉपिक है सोशल इश्यूज में से कौन से आया हुआ है, ये कौन सा है। हाँ ये देखो, इधर आपको फैक्ट और फिगर्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखो ना, यहाँ पे दिया हुआ है कि सिटी कराची नंबर 1 पे है, लाहौर 2 पे है, इस्लामाबाद 3 पे है, फैसलाबाद 4 पे है। तो ये आपको मेरे ख्याल पॉपुलेशन उसके बारे में बता रहा है, पोल्यूशन के बारे में बता रहा है। हाँ जी, ठीक है। सो ये क्या चीज है जी, फेडरल बजट। बजट आप देख लें जी, बजट को पढ़ लें, क्योंकि ये भी आ सकता है कि उसकी बजट की ऊपर लिखें एक ऐसे। सो आई मीन दैट आप डाउनलोड करोगे और चीजों को पढ़ लोगे। ठीक है, जब आप चीजों को पढ़ लोगे तो आपके पास आ जाएगा, और जब चीजें आ जाएंगे तभी आप कर सकते हो। बट ये बात याद रखें कि आपकी मटेरियल अपडेटेड हो और वैलिड हो। ओल्ड मटेरियल कभी कभी लोग पुट करते हैं, तो ओल्ड मटेरियल का सिस्टम ना हो। ठीक है, सो ये बात आप याद रखें कि मटेरियल शुड बी अपडेटेड, अपडेटेड मटेरियल हो, कोई ओल्ड मटेरियल ना हो। आप ये बात अपने जहन में रखें। उसके बाद आ गया जी यूनिटी। व्हाट इज द यूनिटी? वो कहते हैं कि वी डोंट, अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज यूनिटी एक्चुअली। वैसे यूनिटी एक्चुअली, जब मैं बॉडी पैराग्राफ आपको पढ़ाऊंगा कि हाउ टू ब्रिंग ए यूनिटी इन दी पैराग्राफ, सो ये आपका क्लियर हो जाएगा कि यूनिटी क्या चीज़ है। कोहेरेंसी, ये भी इंशाल्लाह मैं क्लियर करवा दूंगा। यूनिटी मीन एक, कोहेरेंसी मीन क्या चीज़ है, वो भी मैं टोटल आपको इंशाल्लाह बॉडी पैराग्राफ में सेकंड और थर्ड फोर्थ लेक्चर में बता दूंगा। उसके बाद लास्ट और 10 है कि प्रॉब्लम एंड द प्रॉपर प्लेस ऑफ द थीसिस स्टेटमेंट। ये भी बड़ा मिथ है जी, लोग अक्सर पूछते हैं कि वेयर टू पुट, हाउ टू पुट थीसिस स्टेटमेंट। सबसे पहली तो बात यह है कि एफपीएससी ने कभी अपने सिलेबस में नहीं कहा, न तो किसी और ने कहा है कि आपने थीसिस स्टेटमेंट देना है, बट थीसिस स्टेटमेंट आजकल लाजमी हो गया। इसी वजह से सारे लोग, सारे एस्पेरेंट जो है ना, वो थीसिस स्टेटमेंट के पीछे भागते हैं। कोई कहते हैं कि जो आप आपने ऐसे दिया ना, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख के आप जो है थीसिस स्टेटमेंट दोगे, उसके बाद आप अपनी बाकी चीजें लिख दोगे। कोई कहता है नहीं यार, ये तरीका गलत है, इस तरीके में हमने नहीं देना। आप क्या करोगे जी, पहले आपने इंट्रोडक्शन आउटलाइंस देने हैं, मैं सिखा दूंगा। आपने आउटलाइन लिखने हैं, फिर आपने पैराग्राफ जो फर्स्ट लिखा है इंट्रोडक्शन का, इसका लास्ट हिस्सा जो है ना, वो क्या होना चाहिए जी, थीसिस स्टेटमेंट होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नो, ये भी गलत है। क्या कहते हैं जी, कहते हैं कि इंट्रोडक्शन को आप लिख लें, उसके अलावा जो है ना, वो एक और पैराग्राफ आप थीसिस स्टेटमेंट कर देंगे। ठीक है, तो ये तमाम सिस्टम हम अपना कैरी ऑन करेंगे। ये आज का जो लेक्चर हमारे यहाँ तक वाइंड अप होता है, इन चीज़ों को मैंने पढ़ाना था डिटेल से। सेकंड लेक्चर इंशाल्लाह हमारा जो होगा वो कल होगा। उसके बाद हम आ जाएंगे अपने थर्ड लेक्चर पे। उसके बाद हम फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन्थ, ये जो ऐसे होगा, इसको हम कंप्लीट करने के बाद हम आगे चलेंगे। फिलहाल ये कुछ लोग जो हैं वो टाइम मैनेज नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि वी आर रेडी टू जस्ट लिसन दी लोडेड वीडियो। तो लोडेड वीडियो मैं दे रहा हूँ, वहां पे भी आप देख लें इन चीज़ों को। बाकी चीज़ें इंशाल्लाह होते रहेंगे। कोई क्वेश्चन होगा या वो होगा, वो मुझे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, उधर मैं इंशाल्लाह बता दूंगा।